दिल्ली की दुर्गति का कारण सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने दोनों ने मिलकर के दिल्ली की दुर्गति की, क्योंकि एक छोटी आरएसएस है और एक बड़ी आरएसएस है। जब मुंह केवल जमीन में गिर गए तब उनको यह बात समझ में आ रही है। तो यह स्पष्ट है कि जो लोग ये कहते थे कि कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं, कांग्रेस का कोई वर्चस्व नहीं, मुझे लगता है कि पूरे देश की जनता को यह मैसेज मिला है कि कांग्रेस का वजूद क्या है और उसकी हैसियत क्या है। तो 400 की बात करने वाले 240 पे सिमट गए। आज उन्हें गठबंधन की सरकार चलानी पड़ रही है। आज वो नीतीश कुमार पर डिपेंड है, आज वो चंद्रबाबू नायडू पर डिपेंड है। और ये नरेंद्र मोदी जानते हैं, ये ताकत संविधान की थी, ये ताकत उन लोगों की थी जो संविधान के दायरे में रहकर के राजनीति करना चाहते थे, और उन्होंने नरेंद्र मोदी को धराशायी कर दिया और वो जो है वैसाखी की दम पे सरकार चला रहे हैं। 2025 की शुरुआत हुई चुनावों के साथ भारतीय राजनीति में, और पहले चुनाव का जो परिणाम आया उसके बाद से भाजपा की बाछें खिल उठी है। इस प्रकार से दिल्ली में 27वां उनका खत्म हुआ, यानी कि 27 साल बाद दिल्ली विधानसभा ने भाजपा ने एंट्री ली। इस बात को लेकर चर्चा पूरे भारतीय राजनीति में चल रही है कि कैसे भाजपा ने दिल्ली में एंट्री ले ली, और अब अगला निशाना उनका बिहार है, क्योंकि ठीक 6 महीने बाद चुनाव होने हैं। और जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार चल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि इस बार जीत का चौका लगाएगी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस के राहुल गांधी ने 1 हफ्ते की बैटिंग में जो कमाल किया वो अरविंद केजरीवाल के 4 हफ्ते के चुनाव प्रचार पे भारी पड़ गया। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, इन्हीं मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के युवा नेता गोपाल तिवारी जी। गोपाल जी, पहले तो आपका स्वागत है नेशनल दस्तक पे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए आप आए। गोपाल जी, एक सवाल है कि भाजपा बहुत खुश है और उनकी खुशी का कारण बनता भी है, क्योंकि 27 साल के बाद दिल्ली विधानसभा में वो सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस क्यों खुश है? क्योंकि 10 सालों के बाद अब ये समझ लिए कि तीसरा कार्यकाल दिल्ली विधानसभा में स्टार्ट होगा, जिसमें कांग्रेस 15 साल के शासन लगातार रहने के बाद 10 साल का गैप लगा, और फिर ये 15वां साल जीरो दिल्ली विधानसभा में है। तो आखिर कांग्रेस इस परिणाम में खुशी कहाँ ढूंढ लेती है? देखिए, सोशल मीडिया से लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया और तमाम जगह आप जनता हैं, आप सोशल मीडिया हैं, आप मीडिया हैं, आप यूट्यूबर्स हैं, तो आपकी अपनी ये समझ है, अपनी ये सोच है। आप अलग अलग तरीके के कयास लगा सकते हैं, अलग अलग तरीके के सवाल खड़ा कर सकते हैं, लेकिन जो भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती है उसका अपना एक एजेंडा होता है, उसकी अपनी एक तैयारी होती है, और उन तैयारियों को लेकर, उस एजेंडे को लेकर वो दमखम के साथ चुनाव लड़ती है। और चुनाव या तो जीतने के लिए लड़ा जाता है या हारने के लिए लड़ा जाता है। दिल्ली में कांग्रेस ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा, वो अलग बात है कि हमारा वोट प्रतिशत जरूर बढ़ा, लेकिन हम एक भी सीट जीतने में नाकामयाब रहे। इसके लिए हमारा चिंतन मनन भी चल रहा है। जिन लोगों को ये लगता है कि हम हार कर खुश हैं, वो अपनी उनकी सोच है, उनकी अपनी समझ है। हाँ, ये जरूर है कि हमारे पूरे दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, क्योंकि हमने अकेले चुनाव लड़ा और दमखम के साथ चुनाव लड़ा। हमारे कार्यकर्ताओं को मौका मिला, वो अपनी तरीके से अनेकों मुद्दों को लेकर के, दिल्ली के जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे थे उनको लेकर के गए। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि दिल्ली का पूरा चुनाव कांग्रेस के द्वारा उठाए गए मुद्दों पर ही लड़ा गया। जो कांग्रेस ने मुद्दे उठाए उन्हीं मुद्दों को बीजेपी ने भी पकड़ा, और शायद इसीलिए आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी के पक्ष में नहीं गया मतदान। आम आदमी पार्टी के विरोध में जो मत पड़ा वो भारतीय जनता पार्टी के उसमें गया, क्योंकि बीते 10 सालों में दिल्ली की दुर्गति का कारण सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने दोनों ने मिलकर के दिल्ली की दुर्गति की, क्योंकि एक छोटी आरएसएस है और एक बड़ी आरएसएस है। ये जो चुनाव परिणाम आया है, इस चुनाव परिणाम ने एक बात और भी स्पष्ट कर दी है कि छोटी आरएसएस बनकर के या छोटी भाजपा बनकर के बड़ी आरएसएस, बड़ी भाजपा को नहीं हराया जा सकता है। ये लड़ाई वैचारिक है, और वैचारिक लड़ाई 1-2 दिन में लड़कर के जीती नहीं जाती है। उसका संघर्ष वर्षों वर्ष चलता है, अनेकों तरीके की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, अनेकों संघर्ष करने पड़ते हैं। तो ये तय है
कि दिल्ली में कांग्रेस ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा और हम किसी को जीतने और हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे थे। कांग्रेस की यह जिम्मेदारी नहीं थी कि किसकी सरकार फिर बन जाएगी, कौन फिर मुख्यमंत्री बन जाएगा या नहीं बनेगा, हमारी जिम्मेदारी नहीं थी। जिन लोगों को यह लगता है कि कांग्रेस के कारण वो हार गए, तो उनको अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। वो तो ये कह रहे थे चुनाव शुरू होने से पहले कि कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। हरियाणा से लेकर चुनाव में परिणाम आ जाने तक वो इसी बात को कहते रहे। आप क्यों सीरियसली ले रहे हैं? अगर कांग्रेस ने मजबूती से चुनाव लड़ा तो अपने आप में स्वयंभू मानने वाले लोग जब मुंह के बल जमीन में गिर गए तब उनको यह बात समझ में आ रही है। तो यह स्पष्ट है कि जो लोग ये कहते थे कि कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं, कांग्रेस का कोई वर्चस्व नहीं, मुझे लगता है कि पूरे देश की जनता को यह मैसेज मिला है कि कांग्रेस का वजूद क्या है और उसकी हैसियत क्या है। रही बात कांग्रेस ने साथ में मिलकर के चुनाव लड़ा होता तो परिणाम कुछ और होते, ये भी एक सवाल उठ रहा है। कांग्रेस इतनी खुश क्यों है? अब हम शोक तो नहीं मनाएंगे बैठ करके, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमने चुनाव लड़ा, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा, वो अलग बात है, हमारी सीटें नहीं निकली और उसका हम चिंतन मनन भी कर रहे हैं। हमें एक बात ये भी समझ में आ रही है कि शायद हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो मजबूती होनी चाहिए थी वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में उतनी मजबूती नहीं थी। बूथ स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक, मंडल स्तर तक हम ऑर्गेनाइजेशन उतना बिल्डअप नहीं कर पाए थे और जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, तब तक कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कितनी भी मजबूती से मदद करने जाए वो मदद कभी भी परिणाम में परिवर्तित नहीं हो सकती है। और इसीलिए हम इस सीख को लेकर के चल रहे हैं और मुझे लगता है कि हम दुगुनी ताकत से आने वाले समय में जहां जहां चुनाव होने हैं या फिर 5 साल के बाद में दिल्ली में जो चुनाव होना है, हम मजबूती से अपने ऑर्गेनाइजेशन पे दमखम के साथ काम करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन को बूथ से लेकर के, ब्लॉक स्तर से लेकर के, मंडल स्तर से लेकर के हम नया ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बाद एक नई ऊर्जा और नई उससे हम फिर से दोबारा मैदान में उतरेंगे। लेकिन एक बात जरूर है, वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो महत्वपूर्ण ये है कि हमने साथ में मिलकर के चुनाव लड़ा होता। ये सवाल क्यों भाई, हम क्यों लड़ते साथ में मिलकर के? हम कोई एनजीओ थोड़ी हैं, हमारा काम थोड़ी है कि तुमको जिताना और तुमको हराना, हमारा काम है चुनाव लड़ना। मतलब ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम तुमको जिताने के चक्कर में अपना अस्तित्व वर्चस्व खत्म कर लें। अरे हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमें अपना भी वजूद बचा करके रखना है। वो अलग बात है कि हम कहीं कमजोर हैं, कहीं हम ताकतवर हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी कहीं कमजोर नहीं है? भारतीय जनता पार्टी पंजाब में कमजोर है तो कहीं मजबूत है, हम कहीं कमजोर हैं तो कहीं मजबूत हैं। और देश में 2 तरीके की लड़ाई है, एक वैचारिक है और एक देश में अलग अलग तरीके से बांटने की विचारधारा है। तो एक विचारधारा है जो देश को जोड़ने वाली विचारधारा है, वो बाबा साहब के संविधान से परिलक्षित होती है और उस बाबा साहब के संविधान में जो विचारधारा परिलक्षित होती है उसमें सब खड़े हैं। उसमें दलित भी है, पिछड़ा भी है, आदिवासी भी है, गरीब भी है, उसमें अपर कास्ट का गरीब भी है, हर तरीके के लोग उसमें खड़े हैं और उनकी उम्मीदें संविधान से बहुत बड़ी हैं। और जब उनकी उम्मीदें संविधान से बड़ी हैं तो ये उम्मीदें उनसे डायरेक्ट जाकर के जुड़ जाती हैं जो लोग संविधान के दायरे में रहकर के राजनीति करना चाहते हैं। वो चाहे फिर कांग्रेस हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे और कोई लीडर और कोई पार्टी हो। और जो उस दायरे में खड़े होकर के राजनीति नहीं करना चाहता है, जो छोटा आरएसएस का रिचार्ज बनकर के बड़े आरएसएस के रिचार्ज को मदद कर रहा था और अंत में आकर के एक बड़ी मछली की तरह, ब्लू व्हेल की तरह छोटे आरएसएस के रिचार्ज को निगल गया बड़ा आरएसएस का रिचार्ज, तो ये भी जनता के सामने स्पष्ट हो गया। और मुझे याद है जब स्वर्गीय शीला दीक्षित का आखिरी चुनाव था दिल्ली में, तब छोटा रिचार्ज जिसको मैं कह रहा हूं, यही आम आदमी पार्टी ने न जाने कितने तरीके के अनर्गल आरोप लगाए थे, मुकदमे दर्ज कराए थे शीला दीक्षित जी के ऊपर। और शीला दीक्षित एक ऐसी महिला जिसकी आलोचना करने से पहले भारतीय जनता पार्टी भी 100 बार सोचती है कम से कम। आम आदमी पार्टी भी जब उसकी आलोचना करने के लिए सोचते थे तो अपने गिरेबान में झांक करके देखते थे कि ये मैं क्या कह रहा हूं, ये तो सच नहीं है, सत्य नहीं है। लेकिन आपने उस महिला के ऊपर इतने बुरी तरीके से आरोप लगाए और उसको हराने का काम किया, मुझे लगता है उसकी भी सजा ये इनको मिली है। तो जो अपने आप में ये समझ के बैठे थे कि मैं ही सब कुछ हूं, मुझे इस जन्म में कोई हरा नहीं सकता, मैं जैसे चाहूंगा दिल्ली वैसे चलेगी, दिल्ली की जनता किसी और को वोट नहीं कर सकती है, दिल्ली की जनता हमारी गुलाम है, मैं आम से खास आदमी बन जाऊं,
एक छोटे से घर में शीश महल में रहने लग जाऊं लेकिन फिर भी जनता हम ही को वोट करेगी, मुझे लगता है ये उनकी गलतफहमी थी और उस गलतफहमी का जवाब दिल्ली की जनता ने दिया है। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस ने बहुत तरीके से चुनाव लड़ा, हमारे पूरे कैडर में उत्साह है, लेकिन उत्साह के अलावा हम चिंतन मनन भी कर रहे हैं कि आखिर हम कोई सीट जीत क्यों नहीं पाए, हमको और कैसे काम करने की ज़रूरत है और कहाँ मेहनत करने की ज़रूरत है, कैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत मजबूत होगा, इन सब चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं। अभी बातचीत के दौरान आपने एक शब्द का प्रयोग किया, एजेंडा के तहत चुनाव लड़ती है। प्रधानमंत्री मोदी जब दिल्ली जीत के बाद मुख्यालय में भाषण दे रहे थे तो उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कांग्रेस पे कि कांग्रेस जिस दलों का सहयोग लेती है बाद में उन्हीं का अस्तित्व खत्म कर देती है, उन्हीं के एजेंडे को चुरा लेती है और बाद में उसके अस्तित्व को ही निपटारा कर देती है। आने वाले समय में भी ऐसा ही करती रहेगी, वो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या बोलते हैं और एक दिन के बाद क्या बोल देते हैं, वो उनकी बात उन्हीं को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। इस हिंदुस्तान में तमाम ऐसे दल जिनको भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निगल गई, ये आप पत्रकार हैं, आप तो जानते होंगे। पंजाब की बात कर लीजिए आप, बिहार में भी ऐसे ही किसी को निगलने वाले हैं, आंध्र प्रदेश में भी ऐसे ही किसी को निगलने वाले हैं, कईयों दलों को ये निगल गए, खत्म कर दिया। और दलों को तो छोड़ो आप, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े कद्दावर नेताओं को निगल लिया, उनकी राजनीति सिरे से खत्म कर दी, ध्वस्त कर दिया उनको पूरी तरीके से। तो नरेंद्र मोदी जी जो बात करते हैं वो एक उंगली कांग्रेस, और एक बात और भी है कि वो अपने गिरेबान में झांक करके नहीं देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस के अलावा उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है नरेंद्र मोदी जी के जीवन में। और वो ये भी जानते हैं कि पूरे देश के स्तर पर 5 साल बाद या 10 साल बाद जब भी फैसला लेने का समय आएगा, देश की जनता जब भी फैसला लेने के मूड में होगी, तो वो समर्थन किसी और को नहीं करेगी, वो समर्थन कांग्रेस को ही करेगी, क्योंकि आमने सामने की लड़ाई है, वैचारिक लड़ाई है, ये जीतने हारने की लड़ाई नहीं है। और नरेंद्र मोदी इस बात को जानते हैं कि जब इंडिया गठबंधन ने, खासकर राहुल गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व अपने हाथों में लिया और पूरे देश के तमाम तरीके के लोगों को एक छत के नीचे लेकर के आए, एक विचारधारा के नीचे लेकर के आए, और वो छत क्या थी, वो छत थी संविधान। और जब वो उसको लेकर के चले तो 400 की बात करने वाले 240 पे सिमट गए। आज उन्हें गठबंधन की सरकार चलानी पड़ रही है, आज वो नीतीश कुमार पर डिपेंड है, आज वो चंद्रबाबू नायडू पर डिपेंड है। और ये नरेंद्र मोदी जानते हैं, ये ताकत संविधान की थी, ये ताकत उन लोगों की थी जो संविधान के दायरे में रहकर के राजनीति करना चाहते थे, और उन्होंने नरेंद्र मोदी को धराशायी कर दिया, और वो जो है वैसाखी की दम पे सरकार चला रहे हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जिनको गलतफहमी है कि कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, इसका मतलब कांग्रेस के 140 साल के इतिहास को वो जानते नहीं है कि कांग्रेस ने 140 साल में इस देश को क्या क्या दिया है। वो अलग बात है, बड़े से बड़ा पेड़ भी एक दिन झुक जाता है, लेकिन बाद में उसकी जो बेकार हुई टहनियाँ कटती हैं, सफाई होती है, तो वापस सीधे खड़ा हो जाता है। अब बिहार में अगला चुनाव है और बिहार को लेके भाजपा पूरे जोशो खरोश में कि इस बार अपना मुख्यमंत्री वहां बनाए। कई बार बीच में बयान आ चुके हैं इस दिल्ली चुनाव के पहले कि अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब भाजपा बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। पूरे भारत में अभी 21 राज्यों में उनकी सरकार है, 14 में तो उनकी जो है बहुमत से खुद की सरकार है और अन्य राज्यों में सहयोगी में है। तो ऐसे में क्या लगता है बिहार में मुकाबला जो है इस बार सीधे सीधे इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में होना है? देखिए, मुकाबला तो ये सच है, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि मुकाबला एनडीए और एनडीए के बीच ही होगा, और बिल्कुल सीधे को राजनीतिक प्रयोगशाला कहा जाता है। इंडिया गठबंधन वहीं बना तो सबकी नजर वहीं पे है अब, क्योंकि इसी चुनाव के बाद ये पता चलेगा कि ये सरकार 5 साल चलेगी या नहीं चलेगी। देखो, ये एक बात तो बिल्कुल सच है कि लड़ाई तो सीधी सीधी इंडिया और एनडीए के बीच है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आपने बातों बातों में जिक्र किया कि असली श्रद्धांजलि अटल बिहारी वाजपेयी को तब होगी जब ये अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। अरे, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता जो दिग्दर्शक बने इस पूरे समाज के, देश के, जिनको आदर्श हम भी मानते हैं और उनको आदर्श मानना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सुचिता की राजनीति की, उनकी राजनीति का आयाम बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर था। इन लोगों ने तो
भारतीय जनता पार्टी वालों ने तो, स्वयं नरेंद्र मोदी ने तो तिलांजलि देने का काम किया अटल बिहारी वाजपेयी को। हर उस मौके पर उनका अपमान किया। और कैसे अपमान किया? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, सदन के अंदर खड़े होकर के कहते थे कि जिस राजनीति में नफरत हो, जिस राजनीति में हिंसा हो, जिस राजनीति में घृणा हो, द्वेष हो, ऐसी राजनीति को मैं चीमटे से भी छूना पसंद नहीं करता हूं। नरेंद्र मोदी तो ऐसे बाह लगा लेते हैं, उसको लपेट लेते हैं, छाती से लगा लेते हैं, ऐसी नफरत की राजनीति को अपने उससे चिपकाने का काम करते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने की बात तो बहुत दूर की, उनको तो आप तिल। लेकिन आप लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है बिहार में। भाजपा साफ साफ कह रही है कि सबका साथ सबके विकास के नारे का साथ, जिस प्रकार से भाजपा ने भारत की किस राज्यों में सरकार बनाई है, बिहार में बहुमत में फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो जातीय जनगणना का झुंझुना लेकर घूम रही है। हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ने से पहले यही कहती है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हमारा मुख्यमंत्री होगा। मैं समझता हूं कि इस देश के बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं अलग अलग तरीके से, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो महंगाई हो, और खासकर जातीय जनगणना इस देश का बहुत प्रमुख मुद्दा है। वो अलग बात है कि ये मुद्दा कभी बहुत ऊपर उठता है, बहुत नीचे आ जाता है, लेकिन सत्य तो यही है, एक न एक दिन ये मुद्दा वास्तविकता में परिवर्तित होगा। जातीय जनगणना होगी, देश में बहुत कुछ बदलेगा, आज नहीं तो कल बदलेगा। ये बात आपको भी समझने की ज़रूरत है, और इस बात पर तो बहुत जोर मीडिया वाले भी देते हैं, क्योंकि मीडिया वालों को भी मालूम है कि ये मुद्दा बहुत जोर शोर। गोपाल जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल। दिल्ली चुनाव से हमारी बातचीत स्टार्ट हुई थी। महाराष्ट्र चुनाव में जो गड़बड़ियां हुई उनको लेकर राहुल गांधी तो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन दिल्ली चुनाव को लेकर ईवीएम के नाम की कोई भी शिकायत जो है राहुल गांधी या कांग्रेस नहीं कर रही है। आखिर कारण क्या है? हर चुनाव के बाद ऐसा होता है कि ईवीएम को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन दिल्ली चुनाव को लेकर नहीं है। देखिए, सवाल चुनाव के पहले भी उठते थे, चुनाव के बाद भी उठेंगे, लेकिन अभी हमारे लिए ज़रूरी क्या है? अभी हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि हमने महसूस किया कि दिल्ली में हमारा ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं कमज़ोर था, इसमें कोई दो राय नहीं। बावजूद उसके हमारे पास बहुत पैसा नहीं था, ऑर्गेनाइजेशन कमज़ोर था, लेकिन फिर भी एक अच्छी सोच के साथ अच्छे मुद्दों को उठाते हुए हमने चुनाव लड़ा, और बहुत बेहतरीन तरीके से हम जो है अपने जो मतदाता जो हमसे छूट गए थे बहुत पीछे, उनको वापस लाने में कामयाब रहे। वो अलग बात है कि हमारी कोई सीट नहीं निकल पाई। मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन पे काम करने की ज़रूरत है, तो हम सब मंथन भी कर रहे हैं और लगातार उस पर हमने काम भी शुरू कर दिया है कि किस तरीके से वापस हमारा ऑर्गेनाइजेशन अगले 5 साल में खड़ा होगा, और यही नहीं पूरे देश में कैसे खड़ा होगा जहाँ जहाँ कमज़ोर है। तो हम उस ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने पर भी काम कर रहे हैं। रही बात ईवीएम की, ये भी लड़ाई लड़ी जाएगी, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये कोई छोटी बात नहीं है और छोटा मुद्दा नहीं है, क्योंकि ईवीएम की गड़बड़ियाँ महाराष्ट्र में देखी गई, इससे पहले चुनाव में देखी गई, और कई सारी जगह देखी गई, तो उसकी भी लड़ाई हम लड़ेंगे। उसकी लड़ाई लीगल है, लेकिन एक लड़ाई है जो कानूनी, जो कोर्ट में लड़ी जाएगी, एक लड़ाई है जो सड़क पर। तो सड़क और कानून दोनों की लड़ाई को हम मिक्स करके लड़ेंगे। समय जिसका होगा उसको पहले लड़ेंगे, जिसका समय बाद में होगा उसको हम बाद में लड़ेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन पे काम करने की ज़रूरत है। हमारा शीर्ष नेतृत्व उसकी ओर बढ़ चुका है, काम करने के लिए पहल उसने कर दी है, और हम उस पर काम कर रहे हैं। गोपाल जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ युवा नेता गोपाल जी बात कर रहे थे, और जिस प्रकार से गोपाल तिवारी ने कहा कि मुद्दे कई हैं और बिहार चुनाव में अभी समय है, ईवीएम को लेके जो लड़ाई है सड़क और कानूनी वो भी चलती रहेगी, और जिस प्रकार से जो दिल्ली में चुनाव उसके बाद सबकी नज़र बिहार पे है, उसको लेकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पूरे जोर शोर से तैयारी में है कि इस बार बिहार चूकने ना पाए। आप क्या सोचते हैं छोटी सी बातचीत पे? आप अपनी राय ज़रूर बताएं कमेंट में। मैं रंजन कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।